हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यानी एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के एग्जाम्स दिसंबर में 2022 में होने वाले हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो कि जून 2022 के क्वेश्चन पेपर्स की है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है, इस पेपर में हम MPS 001 यानी इस वीडियो के अंदर हम MPS 001 ओनली इसको डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना एग्जाम का पैटर्न सालों साल बदल रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और आप लोगों को किस प्रकार की एक आंसर राइटिंग करनी है, किन खास बातों का ध्यान रखना है, ऐसी सभी बातें आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लियर करा दी जाएंगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, आपके लिए जो ये वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो दिसंबर 2022 में एग्जाम देंगे और ये पेपर हम जून 2022 का डिस्कस कर रहे हैं। पेपर यानी सब्जेक्ट का जो नेम है MPS 001, यानी वे सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए वीडियो है। और वे सभी बच्चे जो सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं लेकिन फर्स्ट ईयर में किसी न किसी कारणवश उनकी बैक आ गई थी, री आ गई थी, तो भी आप सभी के लिए ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर चाहे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे दे रहे हो या सेकेंड ईयर में जो बैक का एग्जाम फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं, दोनों का सेम ही आता है। तो सबसे पहले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान दें कि फर्स्ट ईयर के पेपर में उन्हें 3 घंटे का टाइम मिलता है और जो सेकेंड ईयर का पेपर होता है उसके लिए उनको 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर का कोई भी पेपर चाहे बैक का दे रहे हो या नॉर्मल, तो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। अगर आप सेकेंड ईयर का कोई भी पेपर दोगे तो वो आपके 2 घंटे के ही होंगे। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा और ये 100 ही कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा आपके जो पेपर होंगे इसके अंदर 2 सेक्शन आएंगे। ये पेपर जो है आप सभी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा और यू कैन राइट ओनली इंग्लिश और हिंदी, और आप अपना पेपर जो है वो पूरा या तो इंग्लिश भाषा में या फिर हिंदी भाषा में, इन 2 भाषा में ही कर सकते हो। जो पेपर अभी आप सभी के लिए ऊपर पूरा इंग्लिश में था और यहाँ पर पूरा आप लोगों के लिए हिंदी में है, और हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों चीजों को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इसमें उतना ही लाभ मिले। तो यहाँ पर आप सभी के लिए 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन का मतलब भाग से है, जैसे कि पहला भाग है आप ये देख रहे हो, इस भाग में 5 क्वेश्चन है और जो दूसरा भाग होगा उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। आपको करना क्या है कि आपको दोनों भाग में से 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, यानी 2 क्वेश्चन जो है आप यहाँ से भी करोगे और 2 क्वेश्चन वहां से भी करोगे। कर लोगे आप अटेंड। इस चीज का खास ध्यान देना, बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली नहीं पढ़ते। 2 क्वेश्चन इस भाग से भी करना कंपलसरी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पेपर में गए, देखा 5 क्वेश्चन जुड़ के ही करके आ गए। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो प्रश्न का जो भाग है उसके जो क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको हर से करना है और हर एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स का है। एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का आप लोगों का बन जाएगा। कितने मार्क्स का बन जाएगा? 20 मार्क्स का बन जाएगा। अब बच्चे एक चीज ये भी पूछते हैं कि सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पेज रेलेवेंट रहेगा? तो आप सभी को मैं बता दूं, आपको लगभग 24 पेजेस की शीट मिलती है इग्नू के अंदर, और इस 24 पेजेस की शीट में पहली और जो दूसरी साइड की शीट है, ये दोनों शीट आपके नाम और डिटेल के कारण ही खराब हो जाती है, उसमें बच्चे ज्यादातर नहीं लिखते। आप लोग शीट नंबर 3 से शुरू करोगे तो आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और इन 5 क्वेश्चन अटेंड करने की वजह से आप सभी को कम से कम, मैं आप लोगों को बता दूं, 4 पेज जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन में पक्का करना है। 4 क्वेश्चन एक जो है 4 पेज में एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है, और बाकी आप लोगों की स्पीड अच्छी है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात थी जो बच्चे ज्यादातर मेरे से पूछते हैं, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ताकि अगर आप लोग पहली बार फर्स्ट ईयर का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे किस चीज का, फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर ये पूछा गया था, एज ऑलवेज हर बार की तरह, राजनीतिक सिद्धांत जो है इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, 2 क्वेश्चन आते हैं।
हालांकि इस पेपर में एक ही आया था, तो मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके इस वाले यूनिट से राजनीतिक सिद्धांत से पक्का बनेगा। इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता है इसका आपसे वर्णन पूछा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। आधुनिक समय में आपको जो राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ाया है तो उसके अंदर हमने बताया है, क्योंकि आप लोगों के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में देखिए 30 वीडियो सॉरी 30+ वीडियो आप लोगों के लिए इसके अंदर हमने इंक्लूड करे, तो आप एक एक टॉपिक भी देख सकते हो। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हमने और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कराया गया है। तो अब एक क्वेश्चन पक्का आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ये कर लोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में तथ्यों की भरमार है, तथ्य इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, और साथ ही साथ जितने भी विद्वान हैं उन सभी का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। दूसरा पॉइंट आप कहोगे कि विद्वानों का क्या हो गया है, अंतरराष्ट्रीयकरण। यानी पहले के सिद्धांत शास्त्री जो भी सिद्धांत देते थे तो अध्ययन का जो केंद्र था वो सीमित था, लेकिन आज के समय में जो भी सिद्धांत शास्त्री हैं, अगर आप ही अपना सिद्धांत लिखना चाहते हो, मैं ही अपना सिद्धांत लिखना चाहता हूं, तो आज हमारे पास में एक व्यापक विषय क्षेत्र है। हम क्या कर सकते हैं, अपने से पूर्व जो भी सिद्धांत शास्त्री हैं उनके सिद्धांतों को आसानी से इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यमों से, या फिर अलग सोर्स जो हमारे पास में उनके जरिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम परंपरागत की बात करते तो परंपरागत में ऐसा नहीं था, कुछ लिमिटेड ही सिद्धांत शास्त्री थे और उनकी रचनाएं भी हर एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाती थी। आज के समय में जो भी सिद्धांत शास्त्री है, आधुनिक सिद्धांत शास्त्री है, वो क्या करता है कि अलग अलग भाषाओं में भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दिए गए सिद्धांतों को वो ट्रांसलेट करके अपनी जो भी ज्ञान है, अपनी जो भी सिद्धांत के अंदर इंप्रूवमेंट है वो उतना ज्यादा कर पाता। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सिद्धांत के साथ साथ विज्ञान का भी एक अध्ययन केंद्र बन गया है, क्योंकि हर चीज का पुष्टि किया जाता है, कारण पूछा जाता है और उन कारणों का स्पष्ट उत्तर हमें राजनीतिक सिद्धांत में अब मिल पाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो ज्यादातर देशों की समस्याओं के ऊपर लिखे जाते हैं। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे वर्तमान समय में ज्यादातर राजनीतिक सिद्धांत किस पे लिखे जाएंगे, जो देशों के सामने चुनौती होगी। जैसे लोकतंत्र एक चुनौती है, कई बार हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकारें जब वो भ्रष्ट हो जाती है तो उन देशों में या तो तानाशाह या फिर सैनिक तंत्र का उदय होता है। जैसे कि हम कई बार पाकिस्तान के अंदर, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और विश्व के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हम ये चीज देखने को मिलती है। तो आज के समय में जो लोकतांत्रिक सिद्धांत शास्त्री हैं, जो लोकतंत्र के ऊपर विचार देते हैं, तो वो सारे के सारे वो इस खोज में लगे हुए हैं या अपना सिद्धांत इस ओर प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर सरकार भ्रष्ट हो जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से कैसे कायम की जा सकती, या फिर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसकी वो कमियों को उजागर कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पर ये लिख सकते थे। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है कि सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सरकार के स्वरूप में, सरकार का स्वरूप क्या है, स्वरूप आप सभी को ध्यान रखना है। सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा, सरकार अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसका क्या वहां पर स्वरूप रहेगा। तो आप सभी को पता है कि वहां की जो जितनी भी गवर्नमेंट्स की जितने भी पर्सन होंगे वो सारे के सारे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं तो वो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते, वो किसी न किसी सिविल सेवा का या अन्य प्रकार के जो एग्जाम है वो क्या करते हैं, क्रैक करके आते हैं। सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा ये है। लोकतांत्रिक सरकार के क्या लाभ है आप इसके अंदर ये लिख सकते हो। लोकतांत्रिक सरकार के कई लाभ है। जनता अपने भाग्य के विधाता उसमें होती है, जनता जैसे शासकों को चुनती है उसके ऊपर शासन वैसे ही होता है, और जनता के पास में ऐसे भी कई सारे उपकरण होते हैं, जैसे उसकी चुनी हुई सरकार उसकी नीतियां उनके इच्छाओं के विरुद्ध बना रही है या ठीक नहीं बना रही, तो वहां की सरकारें अपनी सरकार के विरुद्ध, वहां की जो भी आम पब्लिक होगी वो सरकार के विरुद्ध जा सकती है और उसके खिलाफ विद्रोह करके एक नई सरकार की स्थापना भी कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकारें इस बात का ध्यान रखती है कि हमें जिन आवश्यकताओं की वजह से जनता ने चुना है तो हम उनकी आवश्यकताओं का विशेष संदर्भ में ध्यान रखें। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जॉन रॉयल्स का, एक राजनीतिक सिद्धांत का, ये क्वेश्चन आप लोग अलग अलग पेपरों में देख सकते हैं। मैंने इससे पहले भी अलग अलग ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी का बिल्कुल डीप से एनालिसिस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक डाल दिए जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, और या फिर आप ईयर वाइज भी सर्च करोगे तो आपको पेपर मिल जाएगा।
अगला है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। तो पहले आप लोगों को सीधा पढ़ना है इसको, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। और इसके बाद में आप सभी को जॉन रॉल्स के जो न्याय के सिद्धांत है इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। जब भी आलोचनात्मक की बात हो जाए तो आपको इसके अंदर उसकी जो भी सिद्धांत की अच्छाई है और अच्छाई के साथ में आपको उसकी कमियां भी बतानी है। जैसे जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक थे। जॉन रॉल्स कौन थे, तो आपको होगा कि एक ये उदारवादी विचारक थे, लेकिन उदारवादी विचारक होने की वजह से भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समता की या समानता की बात करी। इन्होंने समानता की बात करी। और जब एक सिद्धांत शास्त्री समानता की बात करता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक सिद्धांत शास्त्री जब समानता की बात कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो मार्क्सवाद की ओर झुकाव हो जाता है। तो किसकी तरफ हो जाता है, मार्क्सवाद की तरफ झुकाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो भी जॉन रॉल्स के सिद्धांत है, जैसे इन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ प्राकृतिक वस्तु होती है, यदि उसका हम समाज में एक पूर्ण रूप से बंटवारा कर दें तो वो न्याय होगा। लेकिन अब भाई ये उदारवादी विचारक है, पहली बात तो ये, तो उदारवादी विचारक होने की वजह से मार्क्सवादी तो इनकी आलोचना करेंगे ही करेंगे। लेकिन मार्क्सवादी ही सिर्फ इसकी आलोचना नहीं करते, बल्कि जो उदारवादी विचारक हैं वो भी इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्होंने समानता की। और जितने भी उदारवादी सिद्धांत शास्त्री हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देते हैं। देखो 2 क्वेश्चन आपको हर यूनिट से करने थे, इसमें से मैंने आप लोगों को बता दिया हर यूनिट से 2 क्वेश्चन में से आप पहला क्वेश्चन और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके आएंगे, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि उदारवाद। पहली बात तो न्यू रियलिज्म आपसे पूछा गया है, इसकी व्याख्या करनी है। एक होता है उदारवाद, मैं आपको दोनों में डिफरेंस करवा देता हूँ, पहले आप लोग बिल्कुल इजीली इसको कर पाओगे। एक उदारवाद होता है और एक नव उदारवाद होता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। उदारवाद किसे कहते हैं और नव उदारवाद किसे बोलते हैं। उदारवाद, ओके। तो उदारवाद क्या है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, जब भी आपसे उदारवाद की बात करें तो ये क्या कहते हैं। उदारवाद एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि मुक्तवाद की बात करती है, मुक्ति की, अधिक से अधिकतम सुख की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिकतम सुख होगा, जो जितना स्वतंत्र होगा। सरकार के दायरे कुछ निश्चित है, सरकार के कार्य क्षेत्र कुछ निश्चित है। जैसे सरकार को जनता के लिए सेवा करनी चाहिए, जनता के लिए सड़कें बनाना या जो भी उसके लिए ऐसे कार्य करने चाहिए। लेकिन एज द गवर्नमेंट सिर्फ सरकार का दायरा सीमित नहीं हो सकता। सरकार का कार्य ये भी होता है कि समाज में वो संतुलन बनाए रखे। अगर अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है तो वो गरीबों का शोषण भी रोक सके, गरीबों का शोषण ना होने दे, ऐसा मार्क्सवाद का कहना है। गरीबों का शोषण होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ने सरकार को सिर्फ इसलिए चुना है ताकि समाज में एक सामंजस्य बनाया जा सके। लेकिन उदारवादी लोग कहते हैं कि सरकार का काम जो है वो ये तय करना नहीं कि एक व्यापारी है, अगर वो प्याज बोता है, अगर एक व्यापारी है अगर वो टमाटर बोता है, अगर एक व्यापारी है अगर वो आलू बोता है, तो ये किस कीमत पे अपनी आलू को बेचेंगे ये सरकार थोड़ी तय। कितनी मेहनत लगी, कितनी श्रम लगी, ये किसान ही जानता है, कितनी परेशानी हुई और इसकी कीमत भी कौन। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि उदारवादी लोग अधिकतम स्वतंत्रता की बात, मार्क्सवादी लोग जो है वो बात नहीं करते। तो आप सभी को इस चीज का विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। आप सभी को इस चीज का विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं और भी अभी नव उदारवादियों ने देखा कि भाई उदारवाद में बहुत सारी कमियां हैं, तो नव उदारवादियों ने उन कमियों को क्या किया, दूर किया। हालांकि इन्होंने सरकार को स्वतंत्रता की बात करी, लेकिन जैसे उदारवाद की कुछ कमियां थी इन्होंने उन उदारवाद की कमियों को दूर किया। इन्होंने कहा जैसे सरकार जो है, सरकार को निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार ये तय नहीं करेगी कि एक व्यक्ति किससे शादी करेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा, क्या प्रॉपर्टी खरीदेगा, कैसा घर बनाएगा, ये सरकार तय नहीं करेगी। लेकिन ये सरकार जरूर तय करेगी कि अगर आपकी वजह से समाज के अंदर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं आप पे प्रतिबंध लगाए, स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए देश हित में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार को कहीं ना कहीं निजी मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर देगी। भाई अगर आप लोग ऐसी सुविधाएं चाहते हैं सरकारी, तो आप लोग सरकार की नीतियों का अनुसरण करें, तभी आपको मिलेगी, अन्यथा। अगली बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्तव्यों और अधिकारों
के अंतर संबंध को बताइए। तो सबसे पहली बात तो कर्तव्य और अधिकारों के ऊपर अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग विचार दिए। यहाँ पर हम महात्मा महात्मा गांधी जी की बात करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी जो इनका पूरा नाम था। तो महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करे ना, तो उसे किसी भी प्रकार के अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक दूसरे से एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम डीप से क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में भी। और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आप एक बारी प्लीज सारी की सारी जो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस है उस पर गो थ्रू हुई है। वहां से अच्छे खासे नोट्स है, आप वहां से नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप वहां से भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपको पता चल गया। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे अधिकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है तो हमने पढ़ लिया। लेकिन कर्तव्य कई बार मनुष्य के लिए सामाजिक है, परंतु अधिकार जो है वो लोगों के लिए निजी हो सकते हैं। कर्तव्य जो है वो समाज की व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, लेकिन अधिकार जो है एक व्यक्ति के लिए केवल उपयुक्त है। अधिकार केवल एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित डालता है, परंतु कर्तव्य पूरे समाज के लिए जरूरी है। तो इसीलिए कर्तव्य का बोध प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। अगला एंटोनियो ग्राम्सी जो है, इनका क्या है, आप सभी को ध्यान रखना है, आधार अधिसंरचना। एंटोनियो ग्राम्सी, जॉर्ज लुकास, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बिल्कुल एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में विचार कर चुके हैं हम इसके बारे में अपने वीडियोस के अंदर। तो आप उन वीडियोस को जरूर एक बार देखें। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं मिलता आप कमेंट कीजिए, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, इसकी बताइए। तो कल्याणकारी राज्य कौन सा होता है? तो ये कल्याणकारी राज्य वो होगा जो उदारवादी जो सभी के कल्याण के बारे में सोच, क्या उदारवादी राज्य। तो इसका आप लोगों को आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भाई नारीवादी दृष्टिकोण में सार्वजनिक बनाम निजी परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये एक न्यू क्वेश्चन है जो अब की बार इन्होंने, क्योंकि हर बार से थोड़ा सा अलग पेपर आया था अब की बार। कुछ क्वेश्चन इजी भी आए थे और कुछ मॉडरेट, जैसे पार्ट 1 था उसमें बिल्कुल इजी था। और सेकंड में आप सभी देखोगे यहाँ पर, सेकंड में से मैंने कहा था राजनीतिक सिद्धांत से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऊपर फर्स्ट यूनिट में एक देखा आपने और एक यहाँ देख रहे हो। मैं ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आप एंटोनियो ग्राम्सी ये पूछा ही जाता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो कि वैश्विक दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत के सामने क्या क्या। तो राजनीतिक सिद्धांत की चुनौतियां पूछी जब गई है, बहुत सारी चुनौती है। एक सिद्धांत शास्त्री जो है वो कई बार झूठे आंकड़ों का इस्तेमाल कर लेता है। एक सिद्धांत शास्त्री को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे सिद्धांत पर्टिकुलर एक टॉपिक पे दिए गए, तो वो क्या करता है, सिद्धांतों को एक बार में पढ़ पाता। और जब वो सभी सिद्धांतों को एक बार में नहीं पढ़ पाता तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो सभी सिद्धांतों के साथ एक बार गो थ्रू हो। और जब वो गो थ्रू नहीं हो पाता, सभी सिद्धांतों को नहीं देख पाता और अपना सिद्धांत देता है, तो कई बार उसका सिद्धांत कॉपी हो जाता है। और सिद्धांत एक तभी बनता है जब उसके अंदर कुछ नयापन हो, ये आपको पता होता है। मैंने हमने डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे, बहुसंस्कृतिवाद क्या है। बहुसंस्कृतिवाद की व्याख्या कीजिए। यानी जहां पर किसी एक संस्कृति की ही बात नहीं होती, जहाँ पर एक से ज्यादा संस्कृति की बात होती है, वहां बहुसंस्कृतिवाद है। बहुसंस्कृतिवाद के लिए वैश्वीकरण, साथ साथ देशों का राष्ट्रीय व्यापार और इसके साथ साथ देशों की आपसी बढ़ती क्लोजनेस, ये सब बहुसंस्कृतिवाद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी आप 2 क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकते थे और पहले वाली यूनिट से भी आप अटेंड कर सकते थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस हमारे हैंडल्स के लिंक है। आप यू वांट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, कैन जॉइन। इस नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव हो तो अगली वीडियो में उस सुझाव पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और आप लोगों के लिए नई वीडियोस जब भी अपलोड होगी तो उसको और ज़्यादा बेटर बनाया जाएगा। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय